नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए नया अपना सेशन लेकर आया हूं लीगल जीके के ऊपर। आज के चर्चा हम लीगल जीके के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर करेंगे। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं अपना डेली बेसिस के ऊपर, आप लोग जानते होंगे मैं डेली आपको अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड कराता हूं अपना लीगल जीके के ऊपर। तो आज भी हमारे रेगुलर 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप लोग अपना क्लास के अंदर फॉलो अप जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब भी आपको मैं डेली बेसिस पे जो जीके की चीजें प्रोवाइड कराता हूँ आपको मिल पाएंगी। और इसकी पीडीएफ जो है आप लोग जानते होंगे, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस नाम से मेरा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, आईफोन यूजर्स के लिए भी आ जाएगा। तो आप लोग जो भी लोग इंटरेस्टेड है ना, तो वो ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, चलो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले इसको हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारा आया था 1989 के अंदर, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारा आया था 1989 के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। इसके अंदर क्या हुआ था, रिड्यूस कर दी थी हमारी जो वोटिंग एज होती है ना, जो वोटिंग एज होती है इसको रिड्यूस कर दिया था। पहले क्या हुआ करता था 1989 से पहले, जो भी व्यक्ति 21 साल का होगा केवल उसी के पास अधिकार होगा। लेकिन यहां पर फिर अपनी अमेंडमेंट करी गई, तो अगर आप 18 साल के हो तो आप अपना वोटिंग राइट आपके पास होगा और आप वोट कर सकते हो। और लोकसभा इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन, जितने भी हमारे इलेक्शन होंगे आप 18 साल के होना मैंडेटरी होना चाहिए अपना वोट डालने के लिए। तो आर्टिकल नंबर 326 के अंदर ये चेंज करा गया था। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम रब कर लेते हैं इसको, वरना ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी शो होगा। ठीक है, चलो हम अपना नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम बात करें तो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था हमारा, ये 1990 के अंदर आया था। और इसके अंदर क्या करा था, एस्टैब्लिशमेंट करा था, किस चीज का गठन करा गया था, मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन का। कि जो भी फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जितने भी लोग हैं उनके लिए एक मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन का गठन करा गया था इन द प्लेस ऑफ स्पेशल ऑफिसर, शेड्यूल केसेस एंड शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट होगा ये। ठीक है, शेड्यूल कास्ट होगा अपना ये। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये करा गया था हमारा 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 के अंदर। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो चीज हमने अभी पढ़ी है ना, ईयर ईयर आपको इन चीजों का याद रखना बहुत जरूरी है। तो ईयर आप ये अपना याद करते जरूर चलना। इसको भी रब कर देते हैं। ठीक है, ईयर अपना याद करते जरूर चलना। जैसे कि यहाँ पे ईयर हमने देखा 1989 और 1990। तो 1990 से आपको कुछ याद आ रहा है, कपिल शर्मा शो आप देखते होंगे ना अगर, तो वहां पे हमने पढ़ा था ना, सिद्धू जी 0 पे आउट हो गए थे। तो उसी से आप याद करके रख लेना कि गठन करा गया था। अब ये एक मेरा ऑफर है आप लोगों के लिए, केवल 10 जून तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। ओनली 10th जून तक ये ऑफर आप अवेल कर पाओगे। 10 जून तक का ही ये ऑफर केवल वैलिड रहेगा। तो जितने भी लोग मेरे से सीपीसी पढ़ना चाहते हैं एंड लिमिटेशन एक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरा बैच चालू हो चुका है। ठीक है, 5 जून से मैंने अपना बैच चालू कर दिया है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं 50% डिस्काउंट का आप ऑफर अवेल कर सकते हो। 50% का आप ऑफर अवेल करना चाहते हो तो आप लोग अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके एप्लीकेशन के अंदर ही आपको ये बैच मिलेगा। यहाँ पर आप ये 50% डिस्काउंट का ऑफर अवेल कर सकते हो। ये रहा 50% का कूपन होगा, तो इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर इतना अमाउंट आपको पे करके पूरे के पूरे आपको लेटेस्ट नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और मेंस के आंसर राइटिंग हम कैसे करते हैं, मेंस के क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, उस तरह से ही नोट्स फ्रेम करे जाएंगे। प्रीलिम्स की तो आपकी पूरी फुल फ्लेज तैयारी होगी, मेंस की तो फुल फ्लेज तैयारी आपकी होगी ही होगी। टॉपिक वाइज हमारे केस लॉज होंगे जो हमारे को एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट के तौर पे याद रहने चाहिए टॉपिक के अंदर। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे चलते हैं अपना मुद्दे वाली बात। तो ये 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था हमारा 1991 के अंदर। ये ईयर बहुत याद रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये एक कमेटी का गठन करा गया था, एस बालाकृष्णा कमेटी के एक गठन करके 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो हमारी दिल्ली है ना, दिल्ली हमारी क्या होती है, यूनियन टेरिटरी होती है। ठीक है, यूटी है ना, बट इसके अंदर खास बात क्या है कि इसके अंदर अपना सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। इसको आम जो दिल्ली की जनता होती है वो चीफ मिनिस्टर को अपना वोट करके चूज करती है। फिर जो सीएम साहब होते हैं वो अपना कैबिनेट का गठन करके अपनी एक सरकार चलाते हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर। ठीक है जी, इतनी सी बात होती है। और अपना यहाँ पे एक एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कामकाज को अपना देखता है। ठीक है, तो ये स्पेशल स्टेटस जो है यूटी का हटाकर
नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का गठन करा गया था, एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। आर्टिकल नंबर आपको पता होगा ना 239A का गठन एडेड करके, ठीक है, इतनी सी बात आ जाती है। लेकिन अभी रिसेंटली अपना मार्च के अंदर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे एलजी को मेन मुद्दा था, तो यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट में केस चला कि जज साहब यहाँ पे जो गवर्नर साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपना सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। दिल्ली सरकार के पास तो कुछ अधिकार है ही नहीं आम जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए काम करने के लिए। तो यहां पर आम जनता के पास तो कोई जो दिल्ली सरकार है वो तो आम जनता के लिए कुछ काम कर ही नहीं सकती है। सबसे पहले एलजी साहब की परमिशन लेनी पड़ती है हमारे को हर एक काम करने के लिए। अब हम अच्छा काम करना चाहते हैं या बुरा काम करना चाहते हैं, हमारे को एलजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मांग करी गई कि जब हमारे को नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का स्टेटस दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 239A दिया हुआ है, और 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके हमारे को 1991 के अंदर एस बालाकृष्ण कमेटी के द्वारा हमारे को एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, तो हमारे पास पावर भी दी गई थी। तो यहां पे एलजी साहब के पास जो हमारी पावर दी गई थी दिल्ली सरकार के पास, वो एलजी साहब हमसे पावर छीन रहे हैं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बात को समझा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा कि जो दिल्ली सरकार है ना, केवल और केवल उसी के पास लेजिस्लेटिव की पावर होगी, एग्जीक्यूटिव की पावर होगी, ठीक है, अपना कामकाज चलाने के लिए। लेकिन पब्लिक ऑर्डर की पावर, पुलिस की पावर, लैंड की पावर, वो केवल और केवल किसके पास होगी? एलजी साहब के पास होगी। दैट्स इट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी थी। अब हालांकि आपको पता, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, तो ये अमेंडमेंट एक्ट आप पढ़ोगे ना, और आर्टिकल नंबर 239A पढ़ोगे, और ये ईयर याद रखोगे, एस बालाकृष्ण कमेटी का नाम याद रखोगे, स्पेशल स्टेटस का नाम याद रखोगे, तो अभी 2023 का जो जजमेंट है ना, उसको भी दिमाग में रखना, ठीक है जी। हालांकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अपना ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल्ड कर दिया है, तो अभी वोकेशन बेंच चल रही हैं, तो वो देखा जाएगा। बट अभी के मुताबिक हमारे सामने ये चीज़ हमें याद रखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि हम जीके की बात कर रहे हैं, लीगल जीके की बात कर रहे हैं, हम कोई डिबेट नहीं कर रहे, ठीक है जी। क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, सरकार सही है, सुप्रीम कोर्ट सही है, दिल्ली सरकार सही है, एलजी सही है, हमारे को उसमें भी अपना दिमाग नहीं लगाना, हमारे को बस अपने कॉन्सेप्ट को याद रखना है, एग्जाम निकालना है, दैट्स इट, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है 71st हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 1992 के अंदर आया था। ईयर याद रखना बहुत जरूरी है, याद रखना, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करा था, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली जो लैंग्वेजेस होती है ना, इनको 8th शेड्यूल में डालकर एक नेशनल तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया था। तो अब यहाँ पे जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है ना, उनको 18 लैंग्वेजेस दे दी। हालांकि नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज हमारे देश में कोई है ही नहीं, याद रखना मेरी बात, ठीक है, याद रखना। तो और आप लोग मेरे को इसका आर्टिकल भी बताना कि ये चीज मेंशन कहाँ है, कौन से आर्टिकल में हमारे संविधान के, कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अवर इंडिया इज हिंदी एंड इंग्लिश, कौन से आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है। आप लोगों की ड्यूटी है कमेंट बॉक्स के अंदर पॉइंट जरूर बता देना, ठीक है। तो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आने के बाद में कोंकणी, मणिपुर एंड नेपाली लैंग्वेज को अपना 8th शेड्यूल में जोड़कर बता दिया था, ठीक है। आगे चले चलो हमारा लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम कवर अप करेंगे अपना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर जो आया था। इसके अंदर क्या करा था, ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज बलवंत राय कमेटी, ठीक है। और याद रखना, जहां भी पंचायती राज आएगा तो बलवंत राय कमेटी आपको दिमाग में हमेशा रखना है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पंचायती राज कमेटी किसके द्वारा, कौन सी कमेटी के द्वारा बनाई गई थी, तो बलवंत राय कमेटी के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है फॉर्मेशन करा गया लोकल गवर्नेंस का, ग्राम सभा का, और एक नया पार्ट 9th कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर दिया गया था। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसकी पीडीएफ आपको जो है मेरी स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस नाम से प्ले स्टोर के ऊपर, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, देखो गूगल प्ले स्टोर पे आप डालोगे ना नाम स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, आपको ये लोगो शो होगा, और इस पर आप डाउनलोड कर लेना ऐप को, और वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल में जाके आपको जो है मेरी ये पीडीएफ हर एक दिन की मिल जाएगी। आईफोन यूजर्स के लिए अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी कुछ टाइम लग रहा है क्योंकि एप्पल से अप्रूवल आने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो जैसी आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और आप लोगों के जो मेरे को सपोर्ट है उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कम लोग जो है लीगल जीके को इंटरेस्ट में देख रहे हैं वीडियोज़ को। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, तभी मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाया करूँगा। हमें तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।